हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री संसार। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फेवोर्स की रीअरेंजमेंट। जैसे कि हमने जब ये सीरीज स्टार्ट करी थी नेम रिएक्शंस की, तो उसमें हमने क्लियर करा था बेकमैन रीअरेंजमेंट। वैसे ही बेकमैन रीअरेंजमेंट की तरह हमारे पास होती है एक फेवोर्स की रीअरेंजमेंट। तो हम इसे डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। पहले हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे ये प्रोसीड करती है और कैसे इसका जो है प्रोडक्ट आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेवोर्स की रीअरेंजमेंट, कैसे हम इसे पहचान सकते हैं कि जब हमें कोई भी रिएजेंट दे दिया तो हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर फेवोर्स की रिएक्शन होनी है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया, तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि फेवोर्स की रीअरेंजमेंट हो रही है। देखिए सबसे पहले हमने चेक करना है कि इसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर कोई लिविंग ग्रुप होना चाहिए, लिविंग ग्रुप, और इसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर कोई एसिडिक एच प्रेजेंट होना चाहिए, एसिडिक एच। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है। और ये होती किसकी प्रेजेंस में है, किसी भी बेस की प्रेजेंस में। जैसे मैंने यहाँ पर NaOH ले लिया, बेस, ये रिएक्शन होती है हमारे बेस की प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये बता दिया कि कैसे हम इसे पहचान सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई कार्बोनिल ग्रुप दिया हुआ है और उसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर लिविंग ग्रुप होना चाहिए और एक एसिडिक एच प्रेजेंट होना चाहिए, और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ये रिएक्शन जो है वो होती है। अब अल्फा पोजीशन हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी नेक्स्ट की जो पोजीशन होगी उसे हम अल्फा पोजीशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई आर ग्रुप लगा दिया, तो ये इसकी अल्फा पोजीशन है, और यहाँ पर मैंने कोई और एल्काइल ग्रुप लगा दिया जैसे कि आर डैश, तो ये भी इसकी अल्फा पोजीशन है। एक साइड तो हमारे पास लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक साइड हमारे पास एसिडिक एच प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी पहचान कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये फेवोर्स की रिएक्शन यहाँ पर होनी है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से इसे अच्छे से समझेंगे। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ कि कैसे इसका मैकेनिज्म होता है। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप आ गया, और यहाँ पर होना चाहिए कोई लिविंग ग्रुप या कोई एसिडिक एच प्रेजेंट होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ बेस Na पॉजिटिव OET माइनस। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि देखिए यहाँ पर दो अल्फा पोजीशन है, ये भी अल्फा पोजीशन है और ये भी अल्फा पोजीशन है। अब ये वाला H जो है वो एसिडिक है, और ये वाला जो अल्फा पोजीशन पर ग्रुप लगा हुआ है वो एक लिविंग ग्रुप है। अब लिविंग ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, OTS, ये सारे हमारे पास लिविंग ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ब्रोमीन है जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पर जो ये H है वो एसिडिक है। अब हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पर जो H है वो एसिडिक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखिए ये बेस है, बेस का काम हमें पता है क्या होता है, H को एब्स्ट्रैक्ट करना। जब यहाँ पर ये इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसने एक H ले लिया, ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव को हमने देखना है कि ये स्टेबल है या नहीं। देखिए कॉन्जुगेशन में जा रहा है ना इस साइड, तो ये जो हुआ वो स्टेबल हो गया नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो H था वो स्टेबल था, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है। H नहीं, मतलब कि जो हमने H निकाला है यहाँ से वो इसको स्टेबल बना रहा है क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता लग गया ना कि ये H कैसे एसिडिक था। यहाँ पर आ जाएगा CH3 जो पहले लिया था हमने। अब हम प्रोसीड करेंगे। आपको पता लग गया ना कि ये लिविंग ग्रुप है और ये एसिडिक H कैसे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लेंगे, ये बेस है, बेस ने क्या करा, सबसे पहले इसका एसिडिक H जो था वो एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ले लिया उसने। ठीक है, बाकी सारा एज इट इज। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं,
अब यहाँ पर जो है, जो ब्रोमीन है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये जाएगा यहां से बाहर ऐसे, ठीक है। तो CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और जो पॉजिटिव होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डीएफिशिएंट। अब ये कह रहा है कि इसके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और ये कह रहा है कि मेरे पास तो बहुत कमी हो रखी है भाई, मेरे को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके ऊपर अटैक कर सकता है ऐसे, और जो इसके साथ ब्रोमीन था इसको बाहर निकाल सकता है। इसे मैंने थोड़ा एक्सपैंड करके दिखा दिया, बट ये होता एक ही स्टेप में है। जैसे इस नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक करा और Br बाहर निकल गया, ठीक है, ये एडिशनल स्टेप है। ये अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, आपने सिर्फ ये दिखाना है कि नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक करा और ब्रोमीन जो लिविंग ग्रुप था अच्छा वो बाहर निकल गया, ठीक है। तो चलिए आगे, आगे हमारे पास ये बन गया, एक 3 मेंबर रिंग बन गई। अब 3 मेंबर रिंग में होती है स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब कि बहुत ही ज्यादा, हम अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वो कंजस्टेड सी है ना। तो अब हम क्या करें कि ये रिंग थोड़ी सी खुल जाए या असाइक्लिक सिस्टम बन जाए। देखिए यहाँ पर था हमारे पास OET माइनस, ठीक है, ये अभी भी सिस्टम में प्रेजेंट है ना। तो ये तो है इलेक्ट्रॉन रिच, मैंने अभी बताया था ना कि जो नेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है और जो पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन डीएफिशिएंट होता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डीएफिशिएंट सेंटर है। देखिए अगर यहाँ पर हम पोलैरिटी डिफरेंस देखें, कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो हम कह सकते हैं कि ये जो C है वो इलेक्ट्रॉन डीएफिशिएंट सेंटर है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इसके ऊपर जाकर अटैक करेगा ऐसे, ठीक है ना। तो अब आगे क्या बनेगा, रिंग वैसे की वैसे है, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर लग गया OET, ठीक है। अभी भी स्ट्रेन तो नहीं खत्म हुई। अब हम क्या करेंगे, अगर देखिए हमने इस रिंग को ओपन करवाना है, हम कैसे करवाएं कि ये एक असाइक्लिक सिस्टम बन जाए ताकि वो स्ट्रेन खत्म हो जाए इसकी। मैं इसे ऐसे तोड़ सकती हूँ रिंग को, और यहाँ पर कार्बोनिल बन जाएगा। इसे थोड़ा ठीक तरीके से दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास नेगेटिव OET ऐसे, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव ने बॉन्ड बना लिया और ये बन गया कार्बन। अब जब हम इसकी करवाएंगे हाइड्रोलिसिस तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 COOET। तो यही है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। इजी था ना। बस हमने क्या करा है, हमने सिर्फ देखा कि यहाँ पर लिविंग ग्रुप है और एसिडिक H है, और बाकी हम अपना अपने हिसाब से चलते गए, हमने उसे स्टेबल बना दिया। आंसर जो है उसका असाइक्लिक फॉर्म में आ गया, क्योंकि वो एक साइक्लिक फॉर्म बन चुकी थी जिसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन था। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। एक चीज और गाइस, अगर आपको ना भी दिया हो कि हाइड्रोलिसिस करवानी है, कई बार नहीं दिया होता, तो हमने वहां पे एंड में एज्यूम कर लेना है कि उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही होगी, ठीक है। वैसे दिया होता है मोस्टली, बट अगर नहीं दिया हुआ तो एंड में हम करवा सकते हैं ऐसे हाइड्रोलिसिस। तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया फेवोर्स्की रिएक्शन का। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस रीअरेंजमेंट के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।